From a very long time, most of you have been saying that, sir, please share with us some essays जो आपने evaluate करे हैं, so that that evaluation pattern can also help us to get a sense of understanding, and that can also help us to do some amount of self-evaluation. So, ladies and gentlemen, I welcome you all for today's essay video. I know that the notification is out. I know very well that just about in the next 4 months, in the next 4 to 5 months, you will be appearing for your prelims. Now, having said that, I will again sincerely request all of you that till the 15th of February, you have time to do a bit of essay writing, you have time to do a bit of answer writing, you have time to do a bit of optional answer writing. Please do that. Serious aspirants जो कि एग्जाम निकालेंगे वो मेंस के बल पे निकालेंगे, प्री के बल पे एग्जाम नहीं निकालेंगे. ऑफ कोर्स प्री क्वालिफाई करना एक बहुत प्रीरिक्विजिट स्टेज है आपके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए. But for the next 2-3 weeks, please give the finishing touches to your mains preparation as well. And यहाँ पे आपके साथ मैं आज एक essay read करने वाला हूँ. So in fact, this was of one of my students who had cleared the mains exam and would be now soon appearing for the interview. So this was one of the essays जिसको मैंने evaluate किया था. Rather 2 essays, but I will be sharing one essay over here. So because बहुत सारे बच्चों का ये हमको request आता था कि सर evaluation जो कॉपीज हैं वो भी हमारे साथ शेयर करो ताकि हमको थोड़ा आइडिया मिले कि किस डायरेक्शन में हमने ऐसे लिखना है. सो आई विल बी स्टार्टिंग दिस 5 पार्ट वीडियो सीरीज. तो आज इसका पार्ट 1 है. फ्राइडे एंड संडे 2 दिन हैं जो आपके एसे के वीडियोस आते हैं. एक सीरीज हमारी चलेगी एनेक्डोट्स की, एक सीरीज हमारी चलेगी इवैल्यूएशन पेपर्स की. ठीक है, ताकि दोनों ही चीजें साथ के साथ चल रही हैं, इवैल्यूएशन का काम भी और साथ के साथ कंटेंट का काम भी. ठीक है, चलो अब ये कैंडिडेट का नाम क्या है वो तो मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, बट इसको ये 4 टॉपिक्स दिए गए थे. ठीक है, ये 4 टॉपिक्स दिए गए थे. इसमें से इसने ये वाले टॉपिक पे लिखा है द अनकॉन्शियस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड. काफी ये कुछ ज्यादा फिलोसफिकल टॉपिक नहीं है, मतलब बहुत ही टू द पॉइंट. ये भी नहीं कह सकता कि बहुत थीमेटिक टॉपिक है, but this is again a very quote based topic. Right, now again I like such topics, which now this topic is particularly talking about the power of subconscious mind. अब subconscious mind की पावर के बारे आपने काफी किताबें पढ़ी होंगी, YouTube पे, Instagram पे हर जगह चलता रहता है मैनिफेस्टेशन. सबकॉन्शियस माइंड को यूज करो, सबकॉन्शियस माइंड को यूज करो. तो अब ये सब बातें हमको पता है. तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होगा? फर्स्ट इंस्टिंक्ट होगा कि हाँ यार, ये सबकॉन्शियस माइंड को लेके आई कीप ऑन हेयरिंग अ लॉट अबाउट इट ऑन द पॉडकास्ट, ऑन यूट्यूबर्स एंड इंस्टाग्रामर्स इसके बारे में बहुत बात करते हैं. लेकिन ये टॉपिक कह रहा है अनकॉन्शियस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड. आई मीन अभी बाहर सर्दी है, गर्मी है, तो आपको पता लग रहा है बिकॉज आपका कॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है. लेकिन आप कभी ऐसा हो कि आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो, ठीक है, सुबह 5 बजे उठ रहे हो एंड देन इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, बट इवन देन यूर एबल टू टेक अ शावर विद कोल्ड वाटर. आई मीन आपको सर्दी नहीं महसूस हो रही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दिया है दैट कम व्हाट मे 5 o'clock in the morning, whether it is winters or summers, I will take a cold water bath. Right? So unconscious mind, subconscious mind, largest part of the mind है. Now अब यहाँ पे जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट हैं, वो कैसे इस ऐसे को अप्रोच कर रहे हैं, आइए उसको देखते हैं. पेन का जो थोड़ा कलर है चेंज कर लेते हैं. कौन सा कलर करें? चलो ऑरेंज कलर कर लेते हैं. ठीक है, अब इन्होंने शुरुआत में एक स्टोरी के फॉर्म पे करा है. प्लीज ध्यान से इस बात को देखना. आई मीन मैं आपके साथ ये एसेस करके शेयर कर रहा हूं, इसमें थोड़ी गलतियां भी पॉइंट आउट करूंगा. 2 एसेस थे, दोनों एसेस को मिला के इनको स्कोर 114 मिला था आउट ऑफ 250. मैंने इस पर्टिकुलर एसे में इनको स्कोर 59 दिया था ना. अब इसमें कुछ गलतियां भी हैं, वो भी हम देखेंगे. अब आप देखो कि इन्होंने स्टोरी से शुरुआत करा है. स्टोरी में क्या लिखते हैं कि किशोर हाउ लॉन्ग बिफोर वी रीच द हॉस्पिटल, दिस वाज आस्क्ड बाय डॉक्टर गोविंद. अब यहाँ पे एक नोटेड एक गैस्ट्रो डॉक्टर हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डॉक्टर हैं, डॉक्टर गोविंद. उनके बारे यहाँ पे उनका नाम लेके उन्होंने जिक्र किया स्टोरी के फॉर्म में. किशोर कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग बिफोर वी रीच द हॉस्पिटल, आस्क्ड डॉक्टर गोविंद. सो द ड्राइवर सेड दैट सर, बाय द लुक्स ऑफ इट कैन टेक मोर देन एन आवर. द ट्रैफिक ऑफ बेंगलुरु इज अनप्रेडिक्टेबल एंड अनफॉरगिविंग. किशोर रिस्पॉन्डेड वेरी कामली. Alright, so Kishore is the name of the driver. Dr. Govind is the noted gastrointestinal doctor in Bengaluru. Now, the response of the doctor that led to Govind stepping out of the car. Perhaps Govind was in an emergency and he was dressed in his formal clothes and suddenly he started running. However, Kishore was not surprised. The whole traffic was looking at a man in his 40s wearing formals and running.
टर्न्स आउट डॉक्टर गोविंद नंद कुमार, अगर आप इनके बारे में सर्च करेंगे गूगल पे, डॉक्टर गोविंद नंद कुमार एक लीडिंग गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, बहुत सेलिब्रेटेड नोटेड डॉक्टर हैं गैस्ट्रो के इन बेंगलुरु. So Dr. Govind Nand Kumar, he starts running 3 kilometers to reach the hospital. Now, what is this story trying to convey? The story is trying to convey that अगले दिन जब डॉक्टर नंद कुमार का इंटरव्यू लिया गया और उन्होंने इंटरव्यू हिंदू में दिया, तो उन्होंने बोला कि वो कॉन्शियस फैसला नहीं था मेरा कि मैं भाग रहा हूं, बिकॉज अदरवाइज जब आपने कोट पैंट टाई पहना है, फॉर्मल शूज पहने हैं, तो आप जॉगिंग कैसे करोगे? अब फॉर्मल शूज में, कोट पैंट में जॉगिंग नहीं हो सकता है. चलो वो हम टॉम क्रूज की मूवीज में देखते हैं, सलमान खान की मूवीज में देखते हैं, बट डे टू डे लाइफ में ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है कि भी आप इतने फॉर्मल कपड़ों में रन कर रहे हो. लेकिन डॉक्टर गोविंद नंद कुमार कहते हैं कि यार ये उनका जो फैसला था रन करने का टू द हॉस्पिटल, ये कॉन्शियस कॉल नहीं था. विच अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टोरी में ज्यादा बिफोर you actually drown into the story, that this particular paragraph is trying to convey the essence. This is trying to convey the essence of the topic. जब डॉक्टर गोविंद नंद कुमार कहते हैं कि भाई मेरा खुद का कॉन्शियस फैसला नहीं था, एक सब कॉन्शियस फैसला था. सो देयरफॉर इस स्टोरी से जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऐसा लिखा था, वो कनेक्ट कर रहे हैं टॉपिक के कोर एसेंस के साथ. सो दिस पोजेस अ क्वेश्चन फॉर अस, इफ इट वाजंट अ कॉन्शियस डिसीजन, व्हाट डू वी कॉल इट? एन अनकॉन्शियस डिसीजन टेकन बाय द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड, द अनकॉन्शियस माइंड. सो आगे वो लिखते हैं, ऑल्दो वी टेंड टू बिलीव दैट द माइंड थिंक्स, द फैक्ट इज दैट द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द माइंड डज नॉट. अनकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कंट्रोल कर रहा है. हमारी बॉडी मूवमेंट्स की बात करें, हमारे वे ऑफ रिएक्शन की बात करें, अ वे ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स एनी इंसिडेंट और एनी प्रेफरेंसेस, हमारी प्रेफरेंसेस, हमारे एक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? मोस्ट ऑफ इट कॉन्शियस नहीं बट अनकॉन्शियस माइंड कर रहा है. सो देयरफॉर टॉपिक क्या था? दिस इज अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन. टॉपिक क्या था? टॉपिक था कि सर द अनकॉन्शियस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड. सो देयरफॉर ये जो स्टोरी है, ये जो इंट्रोडक्शन है, दिस इज वेरी वेल कोरिलेटेड, दिस इज वेरी वेल नरेटेड, एंड दिस इज ऑल्सो कन्वेइंग द एसेंस ऑफ द टॉपिक वेरी वेल. देन आगे ये थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं. इन दिस थीसिस आगे लिखते हैं दैट वी विल डिकोड द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड एज वेल एज द इवेंट्स व्हिच हैपन अराउंड अस. द इंपॉर्टेंस एंड सिनर्जी विद द अनकॉन्शियस माइंड विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड. तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट लिख दिया. सो विच मीन्स दैट आफ्टर द इंट्रोडक्शन प्लीज डू राइट द थीसिस स्टेटमेंट. ऑलराइट, तो मैं यहां पे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपको करके लिख देता हूं. सेल्फ इवैल्यूएशन हैक्स, हमने यहां पे ये पीपीटी बनाई हुई है. सो नंबर 1, आपने क्या किया? आपने इंट्रोडक्शन दिया. ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन दिया. मेक श्योर कि जो आपकी स्टोरी है वो वेल नरेटेड है, वो वेल नरेटेड है एंड इज को रिलेटिंग टू द एसेंस ऑफ द टॉपिक. ठीक है, देन अगला स्टेप है आपका, अगला स्टेप है इंट्रोडक्शन के बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट देना है, जहां पे आप बेसिकली समराइज कर रहे हैं. आप समराइज कर रहे हैं कि आपका एजेंडा क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर एसे में. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, उसके बाद सो थीसिस स्टेटमेंट के बाद वो लिखते हैं टू स्टार्ट विद हाउ डज द अनकॉन्शियस डिटरमिन आवर फर्स्ट रिएक्शन टू एनी इंसिडेंट. यहां पे ये अब इस बात को थोड़ा लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है, विच मीन्स कि हम रिएक्ट करने से पहले सोचते नहीं है. द थिंकिंग वुड लीड टू अ रिस्पॉन्स विच वी विल सी इन द लेटर पार्ट्स. नाउ अब यहां पे ये एग्जांपल देते हैं डेविड गॉगिंस का. डेविड गॉगिंस एक बहुत पॉपुलर फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, लाइफ कोच हैं, लाइफ हैक्स के बारे डिस्कस करते हैं, फिटनेस के बारे डिस्कस करते हैं, एक पावरफुल माइंडसेट कैसे डेवलप करना है उसके बारे बात करते हैं. फॉर्मर नेवी सील कमांडर है. नेवी सील कमांडर्स, तो इनकी बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है. ठीक है, बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग होती है. और सील यानी कि सी, अर्थ, सी, एयर, लैंड,
यानी कि सी एयर लैंड प्लेटफॉर्म्स पे जो कमांडोज होते हैं, जो स्पेशल फोर्स होती है अमेरिका की, सी एयर लैंड, सो नेवी सील कमांडोज हैं, तो सील कमांडो जो है उनको स्पेसिफिकली ट्रेन ऐसा किया जाता है दैट दे कैन फाइट इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, चाहे वो सी पे हो, चाहे वो एयर में हो, चाहे वो लैंड पे हो। तो डेविड गॉगिन्स के बारे में बात करते हैं। डेविड गॉगिन्स के बारे में आप उनको इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे चाहे तो उनको फॉलो कर सकते हैं। सो इन्होंने डेविड गॉगिन्स की कहानी के बारे में लिखा है कि डेविड गॉगिन्स ही वाज अ नेवी सील कमांडो हु वाज पुल्ड आउट ऑफ द हेल वीक। तो जो हेल वीक है ना, हेल वीक एक बहुत घातक, एक बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है सील कमांडोज के लिए। तो सील कमांडोज को ना 5 दिन के लिए ट्रेन किया जाता है और 5 दिनों में सिर्फ 4 घंटे सोना पड़ता है। 5 दिन यानी कि एक दिन में 24 घंटे हैं, तो 5 दिनों में कितने होंगे? 120 घंटे। 120 घंटों में से केवल आप 4 से 5 घंटे सोएंगे, बाकी 115-116 घंटे आप ट्रेनिंग वाले मोड में होंगे। ये टफेस्ट ट्रेनिंग रिजीम है अमेरिका में। और डेविड गॉगिन का जो पहला रिएक्शन था टू हिज सुपीरियर दैट आई एम कमिंग बैक सर्जेंट, सो हिज अप्रोच, आई मीन आमतौर पे अगर आपको बोले कि यार कि आपको 5 दिन के लिए सिर्फ 4 घंटे सोना है और बाकी दिन पढ़ते रहना है, नाउ अब आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर तो बहुत ही पैशनेट है अपने गोल को लेके, अपने एम्बिशन को लेके, तो आप बोलेंगे कि सर कोई बात नहीं, चाहे वो 4 घंटे भी जो आप मेरे को सोने को कह रहे हो वो भी नहीं सोऊंगा, 5 दिन करता रहूंगा अगर मेरी जान भी चले जाए। सो देयरफॉर यहां पे डेविड गॉगिन्स का जो रिएक्शन था कि आई एम कमिंग बैक सर्जेंट, ठीक है, उनका जो रिएक्शन था कि कोई बात नहीं, अगर मेरे को चोट भी लगे, कुछ भी हो, दैट मेरे को इस इंजरी के कारण इस पर्टिकुलर हेल वीक से बाहर निकलना भी पड़ा, कोई बात नहीं, मैं फिर वापस आऊंगा। तो उनका ये कहना दैट आई एम कमिंग बैक सर्जेंट, his approach was a result of his unconscious determination to be a Navy SEAL. Unconscious determination. So how often do we think? Understand one thing, unconscious determination की बात हो रही है। आपको पता है कि आपके 10th में let's say 70% आए थे, let's say आपके 12th में 60-65% आए थे, आपने एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से या कोई बहुत इतने हाई फाई कॉलेज से नहीं अपनी ग्रेजुएशन करी, और उसके बावजूद भी आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, और एंड यू नो इवन मोर सरप्राइजिंग कि क्या पता आप कल को यूपीएससी क्रैक भी कर लो और टॉप 50 में आपका रैंक आ जाए। सो मींस के यूपीएससी जहां पे सक्सेस रेट 0.001% है, तो आपका जो अनकॉन्शियस डिटर्मिनेशन है टू क्रैक दिस एग्जाम, so perhaps that unconscious determination is motivating you and is acting like a catalyst for you to work harder. So again, ये जो unconscious determination है, that is coming from where? That is coming from your mind, from your brain, and the largest part of your brain is the unconscious mind. So how often do we think before taking the next step while walking? Almost never. आप वॉक कर रहे हैं, सोच के तो कदम नहीं रखते हैं, आप चल रहे हैं तो चल रहे हैं। Similarly, nature shows us examples of inheritance of knowledge in such a way that we don't have to think before we act. For example, again a very good example, इस particular statement को back करने के लिए, understand one thing, इन्होंने मल्टीपल डायमेंशंस का इस्तेमाल किया है, इन्होंने हर एक स्टेटमेंट को बैक करने के लिए एग्जाम्पल का इस्तेमाल किया है। तो यहां पे ये एग्जाम्पल लेते हैं बेबी ओरंगुटन का। अ बेबी ओरंगुटन स्पेंड्स 10 years with his mother before becoming independent, and the time the baby orangutan spends with his or her mother is the time जब वो जो ओरंगुटन है वो इम्बाइब करता है सारी की सारी इंफॉर्मेशन कि भाई खाना कैसे खाना है, खाना कैसे पकड़ना है, क्या क्या मेरे को थ्रेट्स हो सकते हैं, कहाँ पे मैं ज्यादा वल्नरेबल हो सकता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब चीजें वो अपने पेरेंट्स को देख के सीख जाता है। नाउ ये इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रहा है? ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर हो रहा है। जस्ट इमेजिन, आप छोटे बच्चे हैं, आपको सड़क क्रॉस करना नहीं आता, आपके पेरेंट्स आपका हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस कराते हैं। क्यों कराते हैं? बिकॉज उनको पता है कि गाड़ियां आ रही हैं, साइकिल आ रहा है, बस आ रही है, तो उसको देख के आपने सड़क क्रॉस करनी है। अब जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आपको पता होता है ना कि हाँ यार मेरे को सड़क क्रॉस करनी है, तो मीन्स को मेरे को गाड़ी के नीचे नहीं आना, मेरे को बस के नीचे नहीं आना। तो मीन्स आपकी ये जो सारी इंफॉर्मेशन है कि सड़क कैसे क्रॉस करनी है, नहाना कैसे है, खाना कैसे खाना है, ये सब चीजें बचपन में पेरेंट्स आपके लिए करके देते हैं। बाद में अब ऐसा तो नहीं है ना कि पेरेंट्स आपको अब नहलाएंगे या पेरेंट्स आपको अब खाना खिलाएंगे, अब तो आप अपने आप सीख जाते हैं, बिकॉज आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये चीजें फीड हो रही हैं। अब अगेन बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है इस स्टेटमेंट को बैक करने का। स्टेटमेंट कौन सी है? जहां पे उन्होंने ये बताया है कि जो इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज है वो ऐसे तरीके से काम आती है कि हमारे माइंड में, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो चीजें स्टोर हो रही हैं। टू ऐड फर्दर, द एक्शंस वी टेक आर ऑफन बैक्ड बाय इंटेंशंस, और आगे लिखते हैं कि एंड दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अनकॉन्शियस और द सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, इंटेंशंस डिटरमिन करते हैं द इंटेंडेड इफेक्ट्स ऑफ आवर एक्शंस। अब यहां पे अगेन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बैक करने के लिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल दे रहे हैं वाल्मीकि का। सेज वाल्मीकि इन्होंने रामायण लिखी विद द इंटेंशन कि इनको रिकॉग्निशन मिलेगा इस टेक्स्ट के जरिए। लॉर्ड हनुमान ऑल्सो रोट अ वर्जन ऑफ रामायण
which was considered even better than Valmiki's. So this was because Hanumanji intended to showcase his love for Lord Ram through the text. Perhaps that was not the case अगर हम वाल्मीकि की बात करें, ठीक है. So at this point it might appear, so अब यहां पे आप फ्लो को देखें, कोहेरेंस को देखें. फ्लो खराब नहीं हुआ, कोहेरेंस खराब नहीं हुई है. वो एक के बाद एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन जहां पे वो प्रीवियस एग्जाम्पल को कंक्लूड कर रहे हैं, वहां पे अगले एग्जाम्पल के टुवर्ड्स या अगले पैराग्राफ के टुवर्ड्स भी वो एक स्मूथ तरीके से जा रहे हैं. At this point, it might appear that the unconscious is limited to an individual, but this is untrue. It is also found in the society. It dictates our life choices as well as our political choices. To explain further, Indian society is unconsciously caste conscious. यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को गलती लगी, जो उन्होंने नहीं चीज एड्रेस करा, इनकी तरफ से जो बात थी वो मैंने फीडबैक भी दिया है यहाँ पे. आगे ये कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी इज अनकॉन्शियसली, नॉट कॉन्शियसली, बट we are unconsciously caste conscious. I disagree to it because there have been voting patterns whereby we have observed in the past that we are deliberately caste conscious. ठीक है. Now आगे लिखते हैं that there are numerous instances जहां पे no thought is given to a certain act. We often find that the lower castes in the rural areas, they're sitting on the floor without having to ponder over their own action. So this phenomena is the largest part of Indian society as रजनी कोठारी, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या फॉर दैट मैटर अगर आपने सोशियोलॉजी के भी स्टूडेंट हैं, रजनी कोठारी के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा. अगेन मेरे को इस पर्टिकुलर एग्जांपल में प्रॉब्लम क्या लगी, इन्होंने यहाँ पे इस पॉइंट को इन कंटेक्स्ट ऑफ वोटिंग पैटर्न इन इंडिया ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं किया. हाँ, लेकिन हैव अ लुक, इन्होंने सटल तरीके से रजनी कोठारी का नाम लिया है. नाउ जब आप ऐसे लिख रहे हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि ऐसे लिखते समय लेट्स नॉट मेक इट ऑब्वियस कि आप उसमें सोशियोलॉजी का या पॉलिटिकल साइंस का एंगल डालना चाहते हैं. आई मीन सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब चीजें, आपका पेपर है, 500 मार्क्स का पेपर है, वहां पे एनालिसिस दे देना. लेकिन एक सटल तरीके से अगर आप लेट्स से कार्ल मार्क्स या रजनी कोठारी या अगर किसी और थिंकर का नाम लेना चाहते हैं, ठीक है, जेरेमी बेंथम, तो उसको एक ऐसे तरीके से लीजिए जो कि ऐसा लगे कि दैट यू आर कोरिलेटिंग विद द एसेंस ऑफ द टॉपिक. तो यहां पे इन्होंने रजनी कोठारी का नाम लिया है और कहा है कि रजनी कोठारी लिखते हैं इंडियंस डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट. ये एक बहुत पॉपुलर लाइन है, एक बहुत फेमस लाइन है. अगेन इन्होंने कुछ हाईली टेक्निकल लाइन नहीं कोट करी है, कुछ हाईली टेक्निकल बात नहीं लिखी है, कुछ बहुत ज्यादा आउट ऑफ द ब्लू जाके किसी ऐसे थिंकर या कॉलमनिस्ट की बात नहीं लिखी है. समथिंग विच इज वेरी रिलेटेबल. ठीक है. सो अगेन अब यहां पे कमी क्या लगी, इन्होंने इस पॉइंट को समझा दिया दैट कास्ट कॉन्शियसनेस यहां पे नहीं है, बट नहीं, कास्ट कॉन्शियसनेस है. दैट इज द फैक्ट. अगर कास्ट कॉन्शियसनेस ना होता तो हमारे यहाँ पे ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, कास्ट पॉलिटिक्स है, शायद इतने सालों से हो ही ना रहा होता. अब इन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को इन कंटेक्स्ट ऑफ वोटिंग पैटर्न इन इंडिया एक्सप्लेन नहीं किया. ओके, देन आगे बढ़ते हैं. आगे ये कहते हैं दैट द शिप्स डज नॉट सिंक ड्यू टू द वाटर अराउंड देम. The ships they sink because the water that gets into them. A very good way to write, a very good way to present. So how can we ensure that we react in the right way and perform the right actions without even thinking about them? अब again ये एक transition statement है, ये एक transition paragraph है, ये एक paragraph है. This is a bridge between the previous example जो कि रजनी कोठारी वाला था and the coming example जो अब coming यहाँ पे बात लिखने वाले हैं. अब यहाँ पे लिखते हैं that please have a very close look to this particular have a very close look to the coherence of the essay, to the flow of the essay, right? Here comes into play the idea virtue ethics. We must ourselves ethically, consciously and unconsciously. This would ensure that every action and reaction of ours is ethical. We find this idea in the works of Aristotle and Gandhi. अब यहाँ पे मैंने इनको कमेंट लिखा है कि इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि अगर आपको कुछ लगता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर इवेंट है, कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट है, वर्च्यू एथिक्स की बात हो रही है, एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ एरिस्टोटल और एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ गांधी, वेदर इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट और वेदर अदरवाइज, तो वो एग्जाम्पल को हाईलाइट करते हुए बताएं ताकि इसको थोड़ा जस्टिफाई कर सके. वर्च्यू एथिक्स वाली बात है, वर्च्यू एथिक्स को आप अनकॉन्शियसली कह रहे हो कि हम उसको वर्च्यू एथिक्स को करते हैं, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं. कैसे करते हैं, कोई एग्जाम्पल बताएं, क्योंकि आपने यहाँ पे एरिस्टोटल और गांधी का नाम लिया है. कुछ एग्जाम्पल बताएं इन कंटेक्स्ट ऑफ दैट. We know what should be done, but has this idea ever been implemented practically? Socrates, a role model in the pursuit of developing an ethical conscious mind, he was sentenced to death, and just one night before his friend provided him with an opportunity to escape,
उसका पहला रिएक्शन था कि नहीं मैं यहां से नहीं भागूंगा, एंड हिज एक्शन वाज आल्सो टू रिमेन एथिकल एंड एक्सेप्ट हिज फेट। सो देयरफॉर परहैप्स यहां पे एक एग्जांपल हम दे सकते थे महात्मा गांधी का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी की अगर बात आती है, अगर महात्मा गांधी जी की बात आती है, तो महात्मा गांधी का अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें, तो अगेन मैं यहां पे लिख देता हूं, validation of example is very important, and make sure that the example is explained sufficiently well doing justice with the topic। अब इन्होंने पीछे जो बात लिखी है सोक्रेट्स की, कि सोक्रेट्स के दोस्त ने कहा कि भी देखो कल सजा मिलने वाली है, देखो सजाए मौत मिलने वाली है, आजा देखो मैं भगा देता हूं, देखो अभी मौका मिल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं भागूंगा, ठीक है। तो वर्चू एथिक्स की बात आ रही है। अगेन गांधी जी की जब बात आती है तो यहां पे गांधी जी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, वाई, बिकॉज इन्होंने गांधी जी को मेंशन किया है। तो जो आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी पोस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। तो जो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, इसमें हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख यूनिटी देखा, ठीक है। अब इस यूनिटी का बहुत फायदा मिला हमको, ये जो वेव था, जो हमारा लहर था, बहुत पीक पे था। लेकिन 1922 में क्या होता है, 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, और ये चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जब एक मॉब इन अ विलेज इन चौरी चौरा, वो एक पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं, महात्मा गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। वो चाहते तो वो ना करते, क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। क्यों कॉल ऑफ किया? कॉल ऑफ करने का पर्पस था कि नहीं यार मैं ऐसे तो नहीं चलूंगा, मैं अपने सिद्धांतों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि गांधी जी क्यों कॉल ऑफ कर रहे हो, छोड़ो ना, क्या पता हमको अभी आजादी मिल जाए, हमने अंग्रेजों पे इतना प्रेशर बना दिया। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, जब तक लोगों के अंदर नॉन वायलेंस की जो भावना है, का जो एसेंस है, लोगों के अंदर इनग्रेन नहीं हो जाता, जब तक लोग सत्य के पाथ में चलना नहीं सीख जाते, तो मैं ये इस पर्टिकुलर मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो अगेन बात वर्च्यू एथिक्स की हो रही है, ठीक है, ओके। अच्छा, आगे लिखते हैं, मोरओवर वी कैन डेवलप द अनकॉन्शियस बाय वेलकमिंग आवर थॉट्स एज सजेस्टेड बाय रोंडा बारन। अब ये मैनिफेस्टेशन की बात है, थॉट्स बिकम थिंग्स, द सीक्रेट एक बहुत फेमस बुक है। अब तो खैर कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जेनजी के और इंस्टाग्रामर्स हैं जो कि रोंडा बारन और सीक्रेट के बारे में बात करते हैं। आई रिमेंबर रीडिंग दिस बुक 14 ईयर्स बैक जब मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, एंड आई रिमेंबर एक्चुअली अप्लाइंग दिस बुक, और इस बुक को अप्लाई करके काफ़ी लाइक बेनिफिट भी मिला था, प्लेसमेंट हो गया था मेरा कहीं पे, मैं तब कॉलेज में पास आउट हो रहा था और मेरा प्लेसमेंट हो गया था। तो खैर एनी हाउ, बट यहाँ पे बात ये लिख रहे हैं कि रोंडा बारन की जो कोर फिलोसफी है सीक्रेट की भी, वो भी मैनिफेस्टेशन की बात करती है बाय ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड इन अ सर्टेन वे। अब यहां पे उन्होंने रोंडा बारन की बुक के बारे में लिखा है, द सीक्रेट। व्हेन वी अलाइन आवर थॉट्स विद आवर एम, अनकॉन्शियस माइंड फॉलोज एंड गाइड्स अस टुवर्ड्स द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनिफेस्टेशन की बात आ रही है, सो अब अगेन यहां पे ये इस एग्जांपल के जरिए बताना चाह रहे हैं। सो वी हैव सीन व्हाट वन कैन डू एट द इंडिविजुअल लेवल, लेट अस नाउ लुक एट द रोल ऑफ सोसाइटी एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस इन डेवलपिंग द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड। अब ये आगे डेवलप करते हैं। अब आगे ये लिखते हैं कि मदर एक बच्चे की पहले टीचर होती है, और एक जो मां होती है वो एक बच्चे पे बहुत प्रोफाउंड इंपैक्ट डाल के जाती हैं। दिस इज प्रीटी एविडेंट इन द केस ऑफ गांधी जी एज वेल, जिनकी मदर ने गाना गाया था वैष्णवा जन टू हिम एंड ही इम्बाइब्ड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल को, इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को कंप्लीट नहीं किया, इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को वो कंप्लीट कर सकते थे। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने गांधी जी की मदर की बात करी है, इन्होंने गाने की बात करी है वैष्णवा जन, और इसके चलते इन्होंने स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस और ह्यूमैनिटी इंबाइब किया था। अब इनको ये बताना चाहिए, यहां पे ये लिखना चाहिए कि इनके लिए टॉलरेंस और ह्यूमैनिटी की क्या वैल्यू थी, और कोई ऐसा एग्जाम्पल दो दैट हाउ। तो यहां पे बात आती है दैट हाउ डिड गांधी जी
imbibed the value of tolerance and humanity. और ये हाउ डिड कैसा हुआ, वो भी अनकॉन्शियसली, ठीक है, अनकॉन्शियसली. तो यहां पे आप उनके टॉल्स्टॉय फॉर्म के एक्सपीरियंसेस के बारे भी लिख सकते थे. ठीक है, अगेन मेरा पर्पस ये है कि आपको ये समझा सकूं कि कैसे ऐसे लिखना है, कैसे कंटेंट लिखना है यूजिंग. अब ये सब बातें हमने जनरल स्टडीज में पढ़ी हैं, यहां पे कोई हाई फाई फिलॉसफी की बात नहीं हो रही है. इट्स ओनली अबाउट आप अपने कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करते हैं ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में मजा आए. ठीक है, ओके. देन आगे लिखते हैं, द स्कूल्स आर द बेस्ट ग्रूमिंग ग्राउंड फॉर द फ्यूचर ऑफ द सोसाइटी. इन केरला द कंसेप्ट ऑफ ऑनेस्टी शॉप्स हैज बीन स्टार्टेड इन मेनी स्कूल्स, जहां पे स्टूडेंट्स दे पे द अमाउंट ऑन देयर ओन एंड देयर इज नो शॉपकीपर टू कीप अ चेक ऑन देम. अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल्स है. ये एग्जांपल जो है, जो उन्होंने ऑनेस्टी शॉप का दिया है, इस एग्जांपल को एथिक्स में भी आप यूज कर सकते हो एज अ केस स्टडी. सो दिस वुड प्रमोट द इनर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय देयर फर्स्ट रिस्पॉन्स आफ्टर सीइंग अ वॉलेट फुल ऑफ मनी. उनको पता होगा कि भाई अगर सड़क पे एक पर्स गिरा हुआ है जिसमें बहुत सारा पैसा है, उसको वापस दे के आना है, अपने पास नहीं रखना है. Nevertheless, we cannot overlook the conscious mind as well. Although not taking up a very large area of the mind, it does play a very important role for the individual and the unconscious mind as well. आगे लिखते हैं कि it is very imperative for humans to come across situations जहां पे चॉइस जब करनी होती है तो वहां पे आपको कॉन्शियस चॉइस भी करनी है और आपको कॉन्शियस चॉइस अनकॉन्शियस माइंड से करनी है. अ कॉन्शियस चॉइस दैट कुड कंप्लीटली ऑल्टर द फ्यूचर ट्रैजेक्टरी. ये तब देखा गया था जब भारत को फैसला करना पड़ा ऑफ कॉन्शियसली टेस्टिंग न्यूक्लियर वॉर कैपेबिलिटीज और अडहेरिंग टू इट. अनकॉन्शियस इंक्लिनेशन, भारत का अनकॉन्शियस इंक्लिनेशन किसके टुवर्ड्स था? टुवर्ड्स ग्लोबल पीस था. लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी एक्सप्लोजन करके हमने क्या प्रदर्शन किया? हमने ये प्रदर्शन किया कि हम भी एक न्यूक्लियर पावर हैं, क्योंकि हमारा जो नेबरहुड है, हमारे नेबरहुड में कई चैलेंजेस हैं. हमारे नेबरहुड में जो हमारे नेबर्स हैं वो न्यूक्लियर आर्म्ड हैं. ऑल्दो हम न्यूक्लियर पीस चाहते हैं, we don't want South Asia to be a hub of nuclear bombs, but however, in order to increase our deterrence and also to establish a balance of power, it is very important for us to build up on this capability. ये सब बातें जो मैंने लिखी हैं, ये सब बातें यहाँ पे मेंशन नहीं हैं. ये सब बातें लिखनी जरूरी हैं, इस करके थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ये वाला पैराग्राफ भी. The actions of India were thoughtful with respect to the prevalent times and obviously and the future consequences. This was possible because a conscious effort was made. Now, ऐसे के एंडिंग में जाके ये अनकॉन्शियस माइंड की बात नहीं, कॉन्शियस माइंड की भी बात कर रहे हैं. दैट ऐसा नहीं है कि अगर अनकॉन्शियस माइंड आपके माइंड का लार्जेस्ट हिस्सा है तो आप कॉन्शियस माइंड को भूल जाए. नहीं, ऐसा नहीं है. टू एड फर्दर, कॉन्शियस माइंड अलाउ करता है हमको कि हम रिस्पॉन्ड करें रादर देन रिएक्ट करें. ये रिस्पॉन्स ऑल्सो इंपैक्ट करता है हमारे फ्यूचर रिएक्शंस को टू सिमिलर इंसिडेंट्स. डज इट इंपैक्ट द सबकॉन्शियस और द अनकॉन्शियस माइंड एज वेल? It does, and that too at a very large extent. The decisions and actions that we take after thinking about the consequences eventually impact the non-thinking part of the brain too. और ये best explain करा गया है by the recent report on impact of pornography on the unconscious mind and how this gives addiction to porn and how that also leads to objectifying women. So to clarify, there is need to ensure that we feed the right fodder to our conscious self so that हम अपने अनकॉन्शियस सेल्फ को भी इवॉल्व कर सके. देखो, कॉन्शियस माइंड जो है वो गेटकीपर है. कॉन्शियस माइंड गेटकीपर है. गेट खोलोगे तो आगे सबकॉन्शियस माइंड आएगा. ठीक है, अब सबकॉन्शियस माइंड को तभी आप अच्छी चीजें फीड कर पाओगे जब आप कॉन्शियस माइंड को अच्छी चीजें फीड कर रहे हो. एज सिंपल एज दैट. और अगर आप कॉन्शियस माइंड को चीजें अच्छी फीड कर रहे हो तो ही आपकी इंट्यूशन सेंस या आपका लॉजिक और बेटर हो पाएगा. सो ऑल इन ऑल, वी मस्ट इंश्योर दैट आवर अनकॉन्शियस माइंड वर्क्स फॉर अस एंड नॉट अगेंस्ट अस, because it is all that we need to live a life that is fulfilling to our own self. Then आगे ये conclude करते हैं. डायोजीन, जो कि एक बहुत फेमस ग्रीक फिलोसोफर थे अलेक्जेंडर के टाइम पे, डायोजीन्स के बहुत सारे विटी कोट्स भी हैं, आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन. डायोजीन्स ने एक बार कहा था अलेक्जेंडर को, all that I need is within me. We don't need to figure out everything about the unconscious mind, but we must keep ourselves open to its signs and messages which are coming in various forms. कंक्लूजन करते समय उन्होंने डायोजीन्स का जो कोट लिया है बहुत बढ़िया है. टू कंक्लूड, गांधी जी हैड सेड, above all the court lies a higher court, that is the court of conscious. यहां पे अगेन मुझे लगता है कि ये जो कोटेशन है गांधी जी का, इसको और एक्सप्लेन किया जा सकता था. एक्सप्लेनेशन कंप्लीट नहीं है परहैप्स अगेन क्योंकि पहले भी गांधी जी को एक्सप्लेन नहीं किया
इस ऐसे में गांधी जी को 3 बारी रेफर किया गया, वर्च्यू एथिक्स में, देन उनकी जो स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस और ह्यूमैनिटी में, और तीसरी बार यहाँ पे। तीनों बारी गांधी जी को जस्टिफाई नहीं किया गया। तो दिस इज समथिंग विच इज अ मिस्टेक। अगर आप गांधी जी के बारे में लिख रहे हो, सो दैट पर्सन डिमांड्स सम एक्सप्लेनेशन। अब अगर यहाँ पे अबव ऑल द कोर्ट लाइज अ हायर कोर्ट, दैट इज कोर्ट ऑफ कॉन्शियंस की बात हो रही है, सो एक्सप्लेन समथिंग रिलेटेड टू गांधी जी और सम इवेंट रिलेटेड टू गांधी जी, जहां से ये जो बात है, ये जो कोर्ट ऑफ कॉन्शियंस की बात है, वो वैलिडेट होती है। ठीक है, नाउ इट वाज अ वेरी वेल रिटन ऐसे, contextual clarity is very much visible. I appreciate the utilization of quotes in the essay. इन्होंने काफी 2-3 quotes भी यहाँ पे essay में utilize करी हैं. Conclusion, I believe half a paragraph ज़्यादा हो सकता था on the essence of Gandhiji's quote. However, I gave him 59 out of 125, and the student has also ended up clearing the means exam and is on the way to give the interview as well. So friends, ये मेरी कोशिश थी आपके साथ एक ऐसा मॉडल ऐसे डिस्कस करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और मॉडल एसेज आपके साथ मैं YouTube पे डिस्कस करता रहूं, और अगर ये आपको थोड़ा मोमेंटम देते हैं, आपको थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं और भी अच्छा एसेज लिखने के लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही है। बहुत जल्द हम कोई कोर्स शुरू करेंगे 2026 के बच्चों के लिए फॉर एसे राइटिंग। अभी तो आई एम श्योर 2025 के बच्चे प्री की तैयारी कर रहे हैं। सो बाकी दोस्तों मिलते रहें, ठीक है, ध्यान रखें अपना और मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, जय हिंद।